नमस्कार दोस्तों, एसबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ। उनका परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है, सुपरिचित हैं और आप उनके विचारों से, उनकी मेधा से अच्छे तरीके से परिचित हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, जहां आप बैठे हैं, आपसे कुछ ही दूरी पर एक और सज्जन बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक मेला प्रशासन, शासन माफी नहीं मांग लेगा, नोटिस वापस नहीं लेगा, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। ये पूरा किस्सा है क्या साहब? और महाकुंभ के समय भी हमने देखा था, ये एकमात्र सज्जन थे जो बेहद वोकल थे। उस समय भी इन्होंने रायता फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और इस बार भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राम भद्राचार्य जी का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये पालकी में बैठ कर के जाना, ये तो शास्त्र सम्मत ही नहीं है। शासन प्रशासन और जो वहां व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग हैं, उन्होंने अगर सलाह दी थी कि आप इतने लोगों के साथ पैदल चले जाइए संगम की नौज तक, तो ये जिद पर क्यों अड़ गए और उसके बाद से लगातार राजनीतिक बयान क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो सर, मैं बैठा हूं और वो धरने पे बैठे हैं, दोनों में अंतर है। दूसरी बात, अभी मुक्तेश्वरानंद बेसिकली समझिए हर आदमी की एक मूल प्रवृत्ति होती है। अभी मुक्तेश्वरानंद इकलौते ऐसे तथाकथित शंकराचार्य हैं जो कि राजनीति के रास्ते धर्म में आए हैं। ये मतलब डिग्री कॉलेज के छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे बनारस में, और आज भी इनकी जो नियुक्ति है प्रॉपर नहीं है। तमाम अखाड़ों ने इनका विरोध किया है, शंकराचार्यों ने इनका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर मिला था इनके भी गुरु, वो अभी तक स्वरूपानंद सरस्वती जी का जो स्टे है उसी स्टे के माध्यम से ही चले हैं। जहां मैं बैठा हूं यहां से थोड़ी दूर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसने इनकी ये स्वरूपानंद जी की ही से नियुक्ति को गलत ठहराया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्वरूपानंद जी ने अपने आप को शंकराचार्य डिक्लेयर कर दिया था। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर चल रहा है, उसी की आड़ में ये भी है और भी तमाम चीजें हैं। मेरे कल इनसे मुलाकात होगी और तब मैं इनसे रूबरू पूछूंगा। रही बात ये पालकी वाली बात, तो देखिए कुंभ वगैरह में जाते रहे शंकराचार्य, पर उसके लिए शासन अलग सी व्यवस्था करता है। पूरा एक पॉन्टून ब्रिज लॉक कर दिया जाता है, घंटों पहले से उस पॉन्टून ब्रिज पे किसी को चढ़ने नहीं दिया जाता है। जिस पॉन्टून ब्रिज के लिए बैरिकेडिंग इन्होंने तोड़ी, उस पे आम आदमी चल रहा था। आम आदमी के बीच में भीड़ में आप कैसे पालकी लेके चले जाएंगे? तो कुंभ में जो शंकराचार्य वगैरह जाते हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। तो वो एक अलग से एक शाही स्नान होता है अखाड़ों का, उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है। तो ऐसे सब। अच्छा, पिछली बार मौनी अमावस्या पे ही आपने देखा किस तरह की भगदड़ हुई और 60 लोग मारे गए। उसके बाद इस तरह की बात करना और बैरिकेड तोड़कर घुसना, और फर्ज कीजिए कोई और अभी दुर्घटना फिर से हो जाती, तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने जैसे अकेले बीड़ा उठा लिया है कि वो भाजपा सरकार का देश और प्रदेश से सफाया कर देंगे। जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं कर पाए, ये अकेले कर देंगे। देखिए, मुझे सब कहने में बहुत दुख है, क्योंकि जिस गद्दी पर वो बैठे हैं वो हमारे आदि शंकराचार्य की स्थापित की हुई गद्दी है, और मुझे कहने में बड़ी पीड़ा होती है उनकी आलोचना करने में। लेकिन वो लगातार धरना प्रदर्शन के बगैर उनका काम ही नहीं चलता। शंकराचार्य बनने से पहले उन्होंने धरना किया था वाराणसी में, तो अखिलेश यादव की सरकार थी। कितनी बेरहमी से उन्होंने कुचला था इसको, और छोटे छोटे बटुक जो इनके आश्रम के थे उनको कैसे दौड़ा कर मारा गया था। सब रक्त रंजित होकर अस्पताल पहुंच गए थे और इनको मारा था पुलिस ने। आज उसी अखिलेश यादव को ये आशीर्वाद देते तो ऐसी ये योगी के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं।
ये मोदी के खिलाफ हैं। आपको मालूम है 2-2 बार ये मोदी के खिलाफ कैंडिडेट उतार चुके हैं। तो 1924 दोनों में इन्होंने मोदी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा, इनका कैंडिडेट बार-बार हार जाता है। तो ये अंबानी के यहाँ शादी में पहुंच जाते हैं, वहां से ये उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंच के महाराष्ट्र सरकार बनवाने लगते हैं। तो ये सब चीजें कब आपने देखी भाई? तो बड़ा ही एक दुर्भाग्य है। और अब ये तो सब इनकी गलतियां थी। अब एक गलती और भी देख लें आप, प्रशासन की भी गलती है। तो जब कोई आदमी, और मैं प्रशासन नहीं योगी सरकार की भी गलती गिना दूं, जब कोई व्यक्ति विवाद करने पर आमादा है, कोई व्यक्ति विवाद बनाने पर आमादा है, तो प्रशासन और राजनीति का तकाजा ये है कि उसको अवॉइड किया जाए। प्रशासन और राजनीति का तकाजा ये है कि उसको वो मौका ना दिया जाए कि वो इस तरह की राजनीति कर सके। तो मौके पे जिस तरह पुलिस अधिकारियों जिस तरह वो पेश आए और जिस तरह इनके समर्थकों को मारा गया, बाल पकड़ा गया, घसीटा गया, मैं उससे भी सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर इन्होंने गलत काम किया तो प्रशासन ने भी जिस तरह एक हाई हैंडेड अप्रोच अपनाया, तो भाई सही हैं, गलत हैं, सही तरीके से हैं, गलत तरीके से हैं, एक पदवी पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, उनको सम्मान देकर भी ये काम धीरे से किया जा सकता था। परंतु प्रशासन जिस तरह उनसे भिड़ गया, मैं उससे भी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माघ मेले के बीच में प्रशासन का इस तरह का लाठीचार्ज, प्रशासन का इस तरह लोगों को मारना, इससे भी तो एक भगदड़ हो सकती थी, इससे भी तो पिछले साल वाला कांड दोहराया जा सकता था। मैं प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें, तो जिनको शंकराचार्य मानते हुए आपके प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया है, चरण स्पर्श किया है, उससे राज्य सरकार और योगी सरकार का यह पूछना कि तुम शंकराचार्य हो भी कि नहीं, पहले बताओ। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते ये कहने का मुझे पूरा अधिकार है कि मैं इनको शंकराचार्य की गद्दी पर जिस तरह ये बैठे हैं, मैं उसको ठीक नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि ये सही तरीके से शंकराचार्य। परंतु जहां तक योगी सरकार की बात है, मुझे लगता है थोड़ा संयम हर तरफ से होना चाहिए। और राजनीति तो वेट एंड वॉच का गेम है। ओंकार सर, आपने देखा है कि मोदी ने ट्रंप को कैसे हैंडल किया, कि एक पेशेंस के साथ, एक धैर्य के साथ। तो राजनीति तो धैर्य का गेम है। ओंकार सर, आपने बहुत बैलेंसिंग कहना चाहिए एक्ट किया है। नहीं, मैंने बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया है ओंकार सर। मैंने बिल्कुल जानकर ये बैलेंस करने का प्रयास नहीं किया। मैंने जो सच लगा दोनों ही पक्ष के लिए मैंने कहा। मैं ईमानदारी से मानता हूं कि अभी मेघता राजनीति कर रहे हैं। अनुपम जी, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इन्होंने महाकुंभ में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो भाई, अरे चलिए, तो कुंभ है ये, तो इन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया था। इन्होंने तो योगी के मुख्यमंत्री बनने का बहिष्कार, ये तो मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाते रहे। मतलब कहां तक जाएंगे भाई? कोई कसर, मैं कहा तो उन्होंने अकेले ही बीड़ा उठा लिया, अकेले ही बीड़ा उठा लिया। तो वो एकदम सवाल ये भी उठता है कि कब तक शासन प्रशासन जब्त करे, संयम दिखाए और ऐसे लोगों को नियंत्रित ना करे, अनियंत्रित होने दे। और वहां पर अगर ये पहुंच जाते इतने बड़े काफिले के साथ, धूम धड़ाके के साथ, पालकी के साथ, और अगर संगम तट पर कुछ हो जाता उस दिन, क्योंकि लाखों की संख्या में ऑलरेडी वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्त पहुंचे हुए थे। ओंकार सर 2 दिन पहले उन्होंने सूचना दी थी कि वो ऐसा करेंगे। उनको उनके कैंप में ही रोका जाना चाहिए था। उनकी पालकी को कैंप से ही नहीं उठने देना चाहिए था। जब उन्होंने 2 दिन पहले इसकी सूचना लिखित में दी थी कि मैं पालकी समेत संगम जाऊंगा, तो उनकी पालकी कैंप में ही रोक देनी चाहिए। जहां पे उनका अखाड़ा था वहीं रोक देनी चाहिए। उसको पॉन्टून ब्रिज तक आना ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पॉन्टून ब्रिज तक आने का मतलब है दुर्घटना को न्योता देना। ये एक प्रशासनिक फेल्योर था। ये वहां तक पहुंचे कैसे? बिल्कुल सही है, सहमति। अब ये बताइए कि ये शंकराचार्य नहीं है, ये तो बार बार लगभग सभी ने कहा है। हालांकि इनका बयान आया कि नहीं, 2 पीठें मुझे कहती हैं कि सर मैं कहता हूं ये गलत तरीके से शंकराचार्य, इन्हें शंकराचार्य नहीं होना चाहिए। ये शंकराचार्य नहीं है कैसे कह दे जब उस गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं तो गलत तरीके से बैठे हैं। इन्हें हक नहीं है बैठने का।
और ये न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स का मैनिपुलेट करके बैठे हैं, ये कह रहा हूं मैं, एकदम गलत है। और तो और देखिए, शंकराचार्य बनने के लिए आपको सारे बाकी तीनों शंकराचार्य की सहमत चाहिए, आपको तो नहीं मिली। आपको काशी विद्वत परिषद की सहमत नहीं मिली, आपको धर्म सभा की भी बड़ी एक लचर सी सहमत मिली, आपको अखाड़े से शंकराचार्य आपका विरोध कर रहे थे कि आप गलत तरीके, तो गलत ये कैसे कह दूंगे कोई राजा नहीं है, लेकिन अगर वो राजा बन ही गया है तो गलत तरीके से बना है। इसी तरह वो शंकराचार्य नहीं है मैं कैसे कह दूं, क्योंकि उस पूज्य गद्दी पे बैठे हैं। परंतु एकदम अच्छा यही नहीं, मैं बार बार जिस तरफ इशारा कर रहा हूं उधर जाइए, मेरा मानना है स्वरूपानंद जी भी गलत तरीके से बैठे। इनके जो गुरु जो इतने लंबे दशकों तक रहे शंकराचार्य, उनका भी मामला बड़ा गड़बड़ था। वो तो 1989 से लेकर के और जब तक अंतिम सांस उन्होंने नहीं ली तब तक शंकराचार्य बने हुए थे, और उनका मामला भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया था, और उसके बाद भी उन्होंने अपना वो शंकराचार्य का अपना अपॉइंटमेंट कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह उसको मैनिपुलेट। देखिए, मैं अभी वो मुकदमा चल रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी स्वरूपानंद जी का ही मुकदमा चल रहा है, उसी की आड़ में बैठे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। अभी हमारे यहाँ कुछ न्याय व्यवस्था भी तो ऐसी है, आप सोचे कि 1989 का मुकदमा गुरु के लिए चल रहा था, अब शिष्य के लिए चल रहा है, और मुकदमा की समाप्त होने की नौबत ही नहीं हो रही है। ये भी तो सोचे आप, 37 साल से मुकदमा चला जा रहा है। ये बताइए कि जो शंकराचार्य हैं उनका काम क्या है, और क्या वो जो एक आदि शंकराचार्य ने रास्ता दिखाया, जो एक नजीर और उदाहरण पेश किए थे, क्या वो उनके रास्ते पर वास्तव में चल रहे हैं? अब पहली बात, अगर आपने एक बात पूछ लिया कि साहब उनका काम क्या था, तो जाहिर सी बात है एक सनातनी समाज को धर्म के रास्ते पे चलाना। जैसे आज आप देखें, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, आपको नजर आते हैं साहब गोवर्धन मठ के, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन वो सीधे सीधे बताते हैं कि धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, वो राजा थोड़ी ना है, वो सिर्फ मार्गदर्शक है, वो कोई चीज फोर्स नहीं कर सकते, आप वो बता दे रहे कि ये सही है, सही गलत है। अखिलेश्वरानंद अपनी बात को फोर्स करने पे आमादा है। बार बार जिस तरफ कर रहा हूं कि मतलब वो तो मोदी के खिलाफ चुनाव तक लड़वाने पे आमादा है, वो उन्होंने अकेले भी वो पूरी तरह, आप बात समझे सर, वो इकलौते शंकराचार्य हैं जो राजनीति के जरिए आए हैं, चुनाव लड़के आए हैं, कॉलेज प्रेसिडेंट रहे हैं, छात्र यूनियन पे आए हैं। शंकराचार्य का काम क्या है, ये तो एक बड़ा भारी विषय है, पर अभिमुक्तेश्वरानंद जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनका काम नहीं है, इसमें कहीं किसी को 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए। जो हिंदुओं पर, सनातनियों पर तमाम तरह के प्रहार होते रहते हैं, उस समय शंकराचार्य और ये पीठ खामोश क्यों रहती है? नंबर 2, भगवान राम के मंदिर की प्रतीक्षा पूरा सनातनी समाज दशकों से, सदियों से कर रहा था। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और लोग सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? बल्कि जब बनकर के तैयार हो गया तो राजनीति शुरू कर दी। सारी पीठों ने, लगभग सारी पीठों ने बाइकआउट किया, निमंत्रण सबको भेजे गए थे। नहीं, मैं ये नहीं मानता साहब कि सारी पीठों ने बाइकआउट किया। आप विमुक्तेश्वरानंद से बाकी सारे शंकराचार्यों को जोड़कर ना देखें। बाकी सारी पीठों का ये कहना था कि भाई वो मात्र दर्शक बन के आने का उनका कोई सेंस नहीं था, जब तक प्राण प्रतिष्ठा में उनकी केंद्रीय भूमिका ना हो। भाई शंकराचार्य आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हकीकत ये है कि यदि आप उन्हें बुलाते हैं तो फिर अगर धर्म का काम हो रहा है तो वो केंद्र बिंदु होने चाहिए, और अगर नहीं है तो मात्र उनको दर्शक बन के ना उन्हें आना चाहिए ना वो आए। लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया, एक भी शंकराचार्य ने विरोध सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया। बाकी लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा बढ़िया बन रहा है, अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन इन्होंने बाकायदा उसका विरोध किया ही नहीं, वो अभी भी विरोध करते हैं। अभी जब धर्म ध्वजा चढ़ाई जानी थी इन्होंने तो उसका भी विरोध किया। इन्होंने हर पल हर
हर मौके पर विरोध किया। तो ऐसा नहीं है, ये तो पूरी मतलब एकदम आप इस तरह समझें कि ये उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने पहुंचे थे। आप सोचिए महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो थोड़ा दुर्भाग्य है कि इनके जैसा व्यक्ति इस पदवी पर बैठा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इनके पहले जो इनके गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनको भी कांग्रेसी शंकराचार्य कहते थे। उनकी घोषित थे वो, कांग्रेस, हाँ, घोषित। हाँ, तो उनकी भी कांग्रेस के प्रति बड़ी सद्भावना रहती थी। लेकिन उन्होंने 2019 में राम मंदिर के मॉडल का शिलान्यास किया था। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, विरोध नहीं किया था उन्होंने। और उन्होंने इनकी तरह धरना प्रदर्शन आज तक अपने जीवन में नहीं दिया। ये धरना प्रदर्शन करने का काम शंकराचार्यों का नहीं है। हमारे शंकराचार्य को दीपावली में सोनिया गांधी की सरकार ने अरेस्ट कर लिया, उन्होंने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। शंकराचार्य धरना प्रदर्शन नहीं करते ओंकार सर, इनका नाम ही धरना शंकराचार्य। तो अब क्या करना चाहिए साहब यूपी सरकार को, योगी सरकार को? योगी जी जाकर के दंडवत हो जाए इनके सामने कि महाराज जी बड़ी गलती हो गई। नहीं, कोई नहीं दंडवत हो जाए, ना कोई दंडवत होगा, वो सब बात नहीं है। वो तो उनका, देखिए उन्होंने मेले को सिर्फ एक मौका उठाया है। वो उन अवसरों की तलाश में रहते हैं। अंबानी के यहाँ शादी हो, ये पहुंच जाएंगे। उद्धव ठाकरे के यहाँ ये पहुंच जाएंगे। बनारस में भी इन्होंने यही काम किया था, अखिलेश यादव ने बुरी तरह मारा था। तो वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कहाँ उन्हें राजनीतिक मौका मिले और बैठ के अपना राजनीति करना शुरू कर दें, धरना प्रदर्शन शुरू कर दे। ही इज अ प्योर पॉलिटिशियन। शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठा हुआ एक विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति है। और मैं वो विजुअल देख रहा था जब अखिलेश यादव की कॉल आई, इन्होंने स्पीकर को ऑन कर दिया ताकि सब सुने, रिकॉर्ड करें, टेलीविजन चैनलों पर वो टॉक चले। इसके पीछे इनका मकसद क्या था? और वही राजनीति, अरे वही राजनीति। कोई इनसे ये क्यों नहीं पूछता कि जो आज आपका हालचाल ले रहे हैं, उन्होंने आपको छोड़िए, जो बटुक कहते हैं जिनको, जो ये इन विद्याश्रमों में छोटे छोटे छात्र होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उन्हें बटुक, इनके छोटे छोटे बटुकों को मारा था पुलिस ने। इनको इतना मारा था कि अस्पताल में भर्ती हो गए थे। तो लेकिन अखिलेश इनके लिए ये सब मारपीट उनको मैटर नहीं करती। उन्होंने अपना एक बीड़ा उठाया है कि वो देश से भाजपा को सफाया कर देंगे, योगी को, मोदी को हटा देंगे, हरा देंगे। तो उसमें वो लगे हुए हैं अपना। मैं तो इस बात की शुरुआत मैंने देखी इस कार्यक्रम की यही कहते हुए की कि बड़ी पीड़ा है, बड़ा अफसोस है, बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा नहीं, आपका नहीं, इस पूरे समाज का, सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि उसके सर्वोच्च पद पे ऐसे व्यक्ति बैठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में कल राहुल गांधी थे, किसी ने उनके दादाजी का ड्राइविंग लाइसेंस ला करके उनको दिया, बड़े हर्षित मुद्रा में थे। उसी समय फोटो खींच खांच करके सोनिया गांधी को उन्होंने भेजा कि देखो मेरे दादाजी का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। इन्होंने खुद कभी इसके लिए ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं किया कि उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको भी इंदिरा गांधी के साथ जो म्यूजियम बने हैं उनमें रखा जाए और दर्शाया जाए। अब देखें, अब सबके बीच में किसी ने ला के फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया तो एक अलग बात है। इन्होंने क्या कोशिश की नहीं की वो जाने दें। मुझे इतिहास का सिर्फ एक अवसर, एक मौका बताया जाए। आप चीजें कलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ एक अवसर, जब राहुल गांधी ने फिरोज गांधी का नाम भी लिया, जो आदमी काबुल तक बाबर की दरगाह पे जा सकता है, बाबर की कब्र पे जा सकता है, वो आदमी 1000 बार प्रयागराज से होके गुजर गया, अपने दादाजी की कब्र पे नहीं गया। यहीं पे जहां पे ये जो आनंद भवन है, वहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर
इनके दादाजी फिरोज गांधी की कब्र बनी हुई। उस पर कोई, चूंकि अब प्रयागराज में पारसी समुदाय एकदम विलुप्त हो चला है, जो यहाँ पर उनका एक मंदिर है उसमें भी अग्नि जलती रहे, 100 साल से जल रही है, तो अग्नि जलती रहे उसके लिए एक आदमी मुंबई से बुलाया गया है, जो इतने बड़े मंदिर, विशाल मंदिर में अकेले रहता है और आग जलाता रहता है। तो चूंकि प्रयागराज से पारसी समुदाय एकदम विलुप्त हो चला है, तो इनके दादाजी की कब्र पे कोई मोमबत्ती जलाने वाला नहीं। और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी एक बार गई थी बहुत शुरुआत में, वरना कोई खानदान समझ आता ही नहीं। नो वन गोज देयर। आज वो उनका ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने लाके टीवी कैमरे के सामने उनके सामने दे दिया, तो उनके पास इसके अलावा चारा क्या था जो उन्होंने किया? इसके अलावा उनके पास क्या चारा था? बाकी आप बताएं ना। ये फिर पूछ रहा हूं, जो आदमी इतनी दूर काबुल जाकर बाबर की कब्र पे खड़ा हो सकता है, वो अपने दादाजी की कब्र पे कभी नहीं खड़ा हुआ। देखिए, राजनीति से हट के फिर ये आज आप जितने इश्यूज उठा रहे हैं ये सब बड़े पीड़ादायक है। राजनीति से हट के मैं कह रहा हूं कि मतलब सोचिए ये कितनी दुखद बात है। हमारे यहाँ प्रयागराज में इसकी अक्सर चर्चा होती है। जितनी बार ये प्रयागराज आते हैं, जितनी बार प्रयागराज से क्रॉस होते हैं या आते हैं, या गांधी परिवार से कोई भी आता है, उतनी बार इनको सलाह दी जाती है कि साहब आए तो एक बार 2 मिनट फिरोज जी की कब्र पे भी हो लीजिए, 2 मोमबत्ती जला दीजिए, उसको डपट के चुप करा दिया जाता है। नहीं, क्यों डिसोन करना चाहते हैं उनको? क्यों उनका नाम नहीं लेते हैं? कुछ समझ में आता है क्या? अब भाई इनके दिमाग में क्या चलता है मैं नहीं कह सकता भाई। या तो ये हो सकता है कि इंदिरा गांधी ने, चूंकि उन्होंने फिरोज को छोड़कर, फिरोज के जीवन काल में ही फिरोज को छोड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो नेहरू के कहने पर वो प्रधानमंत्री आवास आ गई थी, तो जाहिर सी बात है ऐसी उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने बच्चों को जो भी बताया हो, जैसा भी बताया हो, हम क्या बताएं। दूसरी बात, चूंकि इनके दादाजी वो व्यक्ति थे, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कारण जो मुझे लगता है दादाजी से दूरी बनाने का, क्योंकि जब भी इनके दादाजी का जिक्र आता है उसके साथ एक पैरेलल कहानी का जिक्र आता है कि फिरोज वो आदमी थे जिन्होंने इस परिवार को गांधी सरनेम फर्जी तरीके से दिलाया। तो उस किस्से को रोकने के लिए कि ये पूरा परिवार एक फर्जी नाम के सहारे चल रहा है, एक झूठे, एक गलत नाम से, फिरोज जो कि ज्ञानी थे, GHANDY। तो हमारे यहाँ अभी भी प्रयागराज में ओंकार सर बड़े बड़े बंगले हैं जिनके ऊपर बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है ज्ञानी, GHANDY। तो इन्होंने, फिरोज ने ज्ञानी को गांधी कर दिया और उसके बाद इन लोगों ने उसको अपना लिया। तो उस एक सरनेम, उस एक नाम पर जो परिवार मतलब 70 साल से राजनीति कर रहा है, तो उसके स्रोत में किसी को झांकने का मौका नहीं देना चाहता, मतलब जितना मुझे समझ में आता, और तो कोई कारण मेरी समझ में आता है। कल आपने बड़ा रोचक ट्वीट किया था, वो मैंने भी रीट्वीट किया है शायद, जिसमें AIM की नई निर्वाचित पार्षद मुंबई में खड़ी होकर के बड़ा जोशीला भाषण दे रही हैं और कह रही हैं कि 5 साल बाद जब फिर से BMC का चुनाव होगा तो हम पूरी मुंबई को ग्रीन रंग से रंग देंगे। क्या है साहब ये मेंटेलिटी क्या है? गजवाए हिंद इतनी जल्दबाजी है या कुछ और? ये मुंब्रा जो ये ठाणे में है सर, ये मुंबई में नहीं, ये ठाणे का एक उपनगर है और ये वहां से 22 वर्ष की जीती हुई पार्षद है MIM की। तो अब क्या कहा जाए इसको, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातों को क्या कहा जाए, लेकिन ठीक है, ये दिखाता है कि जो एक नई जनरेशन आ रही है, जनरेशन Z जिसको राहुल गांधी कहते हैं, वो एक खास तरह की, एक खास समुदाय से एक खास तरह की निकल के आ रही है, जो एक खास सोच की शिकार है।
वो दावे से अच्छा है। कई मैंने देखा है कि कई छोटी छोटी लड़कियों को MIM में इंट्रोड्यूस किया गया है जो मंच पे आके जाकिर नाइक जैसे भड़काऊ भाषण देती हैं। तो फिर अगेन अब इनको क्या रोका जाए, कैसे रोका जाए। अलबत्ता ये उस पोस्ट पे मैंने ये जरूर लिखा था कि भारत की प्रधानमंत्री को हिजाब पहनाने वाले, बुर्का पहनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्षद को तो नहीं पहना पाए। वो तो सिर्फ दुपट्टा डाल के भाषण दे रही थी, वो भी दुपट्टा भी उतर गया था, तो उसको तो बुर्का वो नहीं पहना पाए। और बाकी जो मानसिकता है वो मानसिकता वही है जो जमाने से चली आ रही है। उन्होंने कोई नई मानसिकता का परिचय तो दिया नहीं है। अलबत्ता ये जरूर आदमी सोचता है कि जो नई जनरेशन आएगी उसके अंदर थोड़ा सा ये सब फीलिंग्स कम होंगी, लेकिन आपको नजर आता है कि उतनी कट्टरता नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में जो उभार दिखाई दिया है, 125 सीटें अलग अलग नगर निगमों में ओवैसी, इसका कोई असर आप आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, या ये बस एक संयोग है कि महाराष्ट्र तक वो सीमित रह सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है MIM को, उनमें से ज्यादातर, अधिकतर उन लोगों का वोट है जो उत्तर प्रदेश से गए। अबू आजमी के अपने गढ़ में 6 सीटें निकाली हैं MIM ने, और अबू आजमी का तो पूरा गढ़ आजमगढ़ी गढ़ कहलाता है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों का उत्तर प्रदेश से बड़ा रास्ता है, बहुत टच है। और एक बात जो असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू की है कि साहब हमारी संख्या बिहार में तेजस्वी यादव के समाज से ज्यादा है, हमारी संख्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समाज से ज्यादा है, तो हम कब तक दरी बिछाएंगे? अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा, वो पूछते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बिहार में भी रेजोनेट की, बिहार के लोगों को भी समझ में आई, मुंबई के और महाराष्ट्र के लोगों को भी समझ में आई। और मैंने तो इस पे शो किया था कि उसने डेफिनेटली अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ा दी होगी, क्योंकि उस इलाके का उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से बड़ा टच है। महाराष्ट्र में जो मुस्लिम है उसमें एक सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, और वो उसके तार यहाँ तक जुड़े हुए हैं। और आप देखिए, एक जमाना था कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सारे शूटर आजमगढ़ के पाए जाते थे। तो ऐसे में जो कुछ भी मुंबई में या महाराष्ट्र में हो रहा है उसका असर आपको उत्तर प्रदेश में ना नजर आए, असंभव है। और ये अखिलेश यादव के लिए बहुत डिस्टर्बिंग बात है। और बंगाल, वहां तो ममता बनर्जी बार बार मुसलमानों को यकीन दिलाती हैं कि जब तक मैं खड़ी हूं तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के वहां मुसलमानों का बहुत भला भी किया है, मतलब उनको फायदे भी पहुंचाए हैं। तो क्या वहां भी असरकारक हो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी? ओवैसी आज तक बंगाल में बिल्कुल भी डेंट नहीं डाल पाए। बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पे ओवैसी पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ओवैसी वहां पे हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे। और सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सफाई जो है, वो एक जो मुस्लिम मोर्चा है वहां पे, वो भी इनके साथ आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये तीनों लोग आ जाएंगे, और जो बाबरी मस्जिद का वहां पे इशू बनाया गया है, हर जुम्मे पे वहां अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, करोड़ों का चंदा आ गया है, तो ये सब देखते हुए अगर ये तीनों एक साथ आपको नजर आए तो एक कम से कम क्षेत्र विशेष में तो ये इनका असर नजर आएगा, और खास तौर से उन सीटों पर जिसमें जीत और हार का मार्जिन बहुत कम है। ये आपने आकलन किया है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन हमेशा रहता है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। अनुपम जी का चैनल है घूमता आईना, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।